गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 22 जून पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना जरूरी है सो दैट यू कैन अप्लाई द करंट अफेयर्स जो आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करके आप कम से कम क्वेश्चन सोल्व कर पाए प्रीलिम्स के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर आइलैंड के बारे में, डेल्ट आइलैंड के बारे में जानेंगे। फिर MH60R क्या है इसको डिस्कस करते हुए HC जुरिस्डिक्शन, UNHRC टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, मेटेरोलॉजिकल एप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ABR योजना क्या है इसके बारे में जानेंगे। WHO रीजन, PCA एंड समर सोलिस्टिस के बारे में भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सो आई होप आप हिंदू एनालिसिस के जो वीडियोस है वो डेली बेसिस पे देख रहे होंगे। एनालिसिस वीडियोस जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू के अंदर। समर 50 कोड को यूज़ कर लीजिएगा फॉर वेरियस सीरीज जो कि आपकी अवेलेबल हैं, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन exam.netmock.com पर या netmock.com पर जाकर। यहाँ पर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। 6 या 6 से ज़्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो ऑफकोर्स आपको दोबारा तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन ये सभी के लिए कि सेकंड टाइम जब आप देखेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम डेल्फ्ट आइलैंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपका जो डेल्फ्ट आइलैंड है इसे रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, ये कहाँ पर सिचुएट करता है? क्या ये श्रीलंका में है, मालदीव्स में है, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया? टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकंड्स का आप आंसर देने की कोशिश करें। रिसेंटली ये न्यूज में था, न्यूज भी बताऊंगा, द हिंदू के अंदर अपीयर हुआ था। सो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपका है वो है श्रीलंका। ए इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका डिफेंस मूव टू बिल्ड आर्टिफिशियल रीफ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स नेटिव फिशरमैन फ्रॉम तमिलियन फिशरमैन। तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल रीफ बनाने की बात करी जा रही है ताकि श्रीलंका अपने नेटिव, और यहाँ पर जो श्रीलंका के फिशरमैन हैं डेफिनेटली वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो डेल्फ्ट आइलैंड जो है न्यूज में था, इट्स अ पार्ट ऑफ जाफना आइलैंड जो कि वेस्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर कहाँ पर लोकेट करता है। मैप के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए कहाँ पर लोकेट करता है। सो यहाँ पर जाफना रीजन में दिस इज द डेल्फ्ट आइलैंड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। इसको मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द रीजन। चलिए, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आर्टिफिशियल रीफ बनाने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट MH60R। MH60R क्या है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर यहां पर करेक्ट है। इट हैज बीन बिल्ट बाय बोइंग एरोस्पेस। MH60R जो है ये बोइंग के द्वारा बनाई गई है और एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। द हिंदू के अंदर से न्यूज थी, सोच समझ के आंसर करिएगा। नेवी टीम रीच US फॉर ट्रेनिंग ऑन MH60R जो कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर इट इज बिंग बिल्ड बाय बोइंग एरोस्पेस। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो आपकी गलत हो जाती है बिकॉज ये बनाया गया है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। नाउ इट इज अ मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर। तो MH60R एक हेलीकॉप्टर है जो कि वेरियस अरीनास के अंदर एम्प्लॉय किया जा सकता है, ऑफेंसिव ऑपरेशन में भी और डिफेंसिव रोल्स के अंदर भी, इंक्लूडिंग एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। एंटी शिप स्ट्राइक हो, लो इंटेंसिटी मरीटाइम ऑपरेशंस होते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू है, होराइजन नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, वहां पर तो मल्टीपल एरियाज में MH60R जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। MH60R आर रिप्लेसमेंट ऑफ सीकिंग 42x42A हेलीकॉप्टर जो हमारे पास हुआ करते थे, डीकमीशन करे गए वो 1990s के अंदर, उसी का ही एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आया है और हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाता है? बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, ये एक बार देख लेते हैं कुछ इस तरीके से अभी इसकी ट्रेनिंग जो वो शुरू होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस चीज के बारे में बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है वेरियस स्टेटमेंट्स को देकर कि बताएं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। पॉसिबल है। इट कैन ओनली एक्सपेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू वन और मोर स्टेट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स है, दोनों ध्यान से देखिएगा, दोनों ही ओनली वाली है। तो ओनली वाली स्टेटमेंट्स जो है, ऑल वाली स्टेटमेंट्स जो है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। मैं टाइम आपका स्टार्ट कर देता हूँ। रिसेंटली लक्षद्वीप एडमिन जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन काफी न्यूज में है आजकल फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इट मूव्स प्रपोजल फॉर शिफ्टिंग HC हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन फ्रॉम केरला टू कर्नाटका। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर। सो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी शिफ्टेड ओनली थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो यहां पे पार्लियामेंट के थ्रू जो जुरिस्डिक्शन है वो शिफ्ट करी जा सकती है और यहां पर
कहा गया है, रिक्वेस्ट करी गई है कि जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो अभी जितने भी मैटर होते हैं लक्षद्वीप को लेकर वो केरला के अंदर डील किए जाते हैं, वो कर्नाटका कर दी जाए। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी शिफ्टेड ओनली थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और ये पहली स्टेटमेंट भी आपकी यही बात कर रही है। ठीक है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एक हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर यूनियन टेरिटरी, और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन सच टेरिटरी टू बी हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यहां पर कोई नई हाई कोर्ट जो वो भी बनाई जा सकती है, किसी भी कोर्ट को जो कार्यभार है वो किसी यूनियन टेरिटरी का वो भी दिया जा सकता है। तो यूटी के लिए एक जो हाई कोर्ट है उसे कॉन्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है, या फिर किसी दूसरी हाई कोर्ट को भी कहा जा सकता है कि इस यूटी के जो मैटर्स हैं एज पर 241 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसके हिसाब से आप ही देखिएगा। तभी यहां पर कहा जा रहा है भाई इसे शिफ्ट करके केरला से कर्नाटका करो। सेक्शन 4 ऑफ द सेम आर्टिकल मेंशन करता है नथिंग इन दिस आर्टिकल डेरोगेट्स फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट टू और फ्रॉम एनी यूटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बात करी गई है कि एक्सपेंशन और एक्सक्लूजन जो है वो यहां पर किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, दूसरी गलत, और आपको गलत ही बता रहा था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में ये केरला से कर्नाटका में जुरिस्डिक्शन शिफ्ट होती है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। बात करी गई है कंसीडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं और आपको करेक्ट बताना है दोनों में से कौन सी है। पहली कहती है यूएनएचआरसी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन हेग नेदरलैंड। यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग नेदरलैंड के अंदर है। इट इज एशियाज विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द काउंसिल। तो एशिया की जो सीट्स है उसके पास हाईएस्ट सीट्स हैं यूएनएचआरसी के अंदर। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है, सोच समझ के आंसर करिएगा। और मैं आपका टाइम यहां पर स्टार्ट कर देता हूं। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया यूएनएचआरसी कंसर्न को, न्यू आईटी रूल्स डिजाइन टू एम्पावर ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया। यहां पर आप जानते हैं कि नई तरीके के रूल्स हैं वो लेकर आए जा रहे हैं, और यहां पर यूएनएचआरसी की कंसर्न्स को लेकर इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया। देखिए एक तरफ तो इंडिया, अगर आप देखें प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, प्रेजेंट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है, इवन G7 ने भी ऐसा ही करने की कोशिश करी, उनके पास जो रेगुलेशंस है उनके ऊपर लगाने की कोशिश करी जा रही ताकि हमारे डेटा को मिसयूज ना किया जा सके। और इसी के थ्रू ही जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो एक बुली नेचर है, उनकी जो दादागिरी है कि हम लोग तो ऐसे ही चलेंगे, जैसे ट्विटर ने बीच में स्टेटमेंट दी थी भाई हम तो अपनी पॉलिसी मानते हैं। आप इंडिया में काम कर रहे हैं और पॉलिसी आप अपनी मानेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इस तरीके से अब दबाव किस पे बनाया जा रहा है? दबाव बनाया जा रहा है यूएनएचआरसी के ऊपर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है उसने अपनी कंसर्न्स जो थी हमारे आईटी रूल्स को लेकर जाहिर करी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बैक चैनल के अंदर कितनी ज्यादा लॉबी करी जा रही होगी इंडिया के अगेंस्ट पे। ये जो आईटी की बड़ी बड़ी फर्म्स है, बड़े बड़े जाइंट्स है, ये कैसे लॉबी कर रहे होंगे वेरियस एजेंसीज के साथ, इवन यूएन की एजेंसीज के साथ, कि आप इंडिया को समझाओ कि हमें यहां पर हमारे तरीके से काम करने दें। और उसके बाद ही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसने इंडिया को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और कहा कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिकली जो बॉडी है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए। लेकिन यहां पर जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि ह्यूमन राइट्स का तो ख्याल रखना बहुत दूर की बात है, जो आईटी है, जो आईटी की बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके राइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है हिडन फॉर्म के अंदर। खैर ये तो पूरी पॉलिटिक्स हो जाती है बैक चैनल्स की। यहां पर देख लेते हैं यूएनएचआरसी जो है इसका काम क्या है। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना इसका काम है, जो कि ऑफकोर्स इस सिचुएशन के अंदर ये करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। काउंसिल के 47 मेंबर्स है, ठीक है, विच आर इलेक्टेड फॉर 3 years टर्म्स ऑन रीजनल ग्रुप बेसिस। ठीक है, तो रीजनल ग्रुप बेसिस के ऊपर सिलेक्ट किया जाता है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। जेनेवा और हेग के अंदर आपको काफी कंफ्यूजन होगा, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि कौन से हेडक्वार्टर जेनेवा में है और कौन से आपके हेग में है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इसके अंदर 47 मेंबर्स हैं और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके अंदर से मेंबर्स कहां से आते हैं। अफ्रीकन ग्रुप से सबसे ज्यादा मेंबर 13 आते हैं, फिर आपका एशिया पैसिफिक ग्रुप है, यहां से 13 मेंबर्स आते हैं। इसके अंदर ईस्टर्न ग्रुप भी है, ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप, वहां पर 6 मेंबर्स है, वहां से 6 मेंबर्स आते हैं। 8 मेंबर्स आपके लैटिन अमेरिका और कैरिबियन ग्रुप से आते हैं और 7 मेंबर्स आपके वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से आते हैं। तो यहाँ पे 13, 26, 32, 40, 47 टोटल मेंबर्स हो गए, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यूएनएचआरसी का जो हेडक्वार्टर है नेदरलैंड में है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। बट यस, एशिया के अंदर जो मेंबर्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन के वो सबसे ज्यादा है, तो अफ्रीका के बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर विल बी बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलिए चलते हैं, यहां पर आपका आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वेरियस
मैच को लेकर है और यहां पर पूछा गया कि कौन सा करेक्टली मैच करता है। तो लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट टाइप्स की हाइड्रोजन जो है वो दी है, पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया, और राइट साइड में उसके सोर्सेस के बारे में बताया गया। ब्लू हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से, ग्रीन हाइड्रोजन वाटर से, ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से। तो आपसे पूछा गया आपको मैच करना है इसके अंदर। तो मैं आपका टाइम यहां पर स्टार्ट कर देता हूं। इंडिया सेट टू ऑर्गेनाइज 2 डे समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स ब्रिक्स नेशन। तो 2 दिन की यहां पर एक समिट जो है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर वो करी जा रही है इंडिया के द्वारा, जिसमें ब्रिक्स नेशन जो है वो भी यहां पर शामिल है। हाइड्रोजन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ पे जब आपके रिन्यूएबल सोर्सेज से यूज की जाती है, पैदा करी जाती है, जैसे कि वाटर, तो यहाँ पे उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल से जब बनाई जाती है तो उसे ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है ग्रे हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अलग अलग हाइड्रोजन के जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी अलग अलग है। दिस गिव्स हाइड्रोजन द एज ओवर अदर फ्यूल्स, क्योंकि ज्यादातर एरियाज के अंदर ये आपकी क्लीन रहती है और कंपेयर टू द कन्वेंशनल सोर्सेज ये आपकी बेटर सोर्स है एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड नेचुरल गैस यील्ड्स एज ब्लू एंड ग्रे हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस आपका क्या बनाएगा, यहां पर ब्लू एंड नेचुरल गैस से क्या होगा, ग्रे हाइड्रोजन। तो आंसर क्या हो जाता है यहां पर ए, क्योंकि तीनों ही जो मैच है यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, और जो सोर्सेज आपको दिए हैं बनाने के वो भी यहां पर करेक्ट दिए गए हैं। तो जब वाटर से बनेगा तो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, फॉसिल फ्यूल से या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फॉसिल फ्यूल से ब्लू हाइड्रोजन बनेगा, नेचुरल गैस से ग्रे हाइड्रोजन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ए आपका करेक्ट आंसर है। और ये सोर्सेज भी यहाँ पर अलग अलग आपको दिए हुए, कौन सा सोर्स कितना ज्यादा क्लीन है वो भी आपको पता है। और यहाँ पर समर 50 कोड को आप यूज कर लीजिएगा 100 डेज 200 डेज की सीरीज के अंदर, और मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और जो डेली आपकी डे वाइज प्रिपरेशन जो होती है वो आप अपनी यहाँ पर कर सकते हैं। 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 200 डेज के लिए चले जाइएगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि वेरियस एप्स को लेकर पूछ रहा है कि किस किस ऐप का इस्तेमाल किस किस चीज के लिए किया जाता है। दामिनी के आगे लिखा है लाइटनिंग, मेघदूत के आगे लिखा है एग्रोमेट सर्विसेज, मौसम के आगे लिखा है वेदर फोरकास्ट। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ, पीआईबी से ही बनाया गया ये भी न्यूज, और वहीं से क्वेश्चन आपका बनाया है। नो हीट वेव कंडीशंस लाइकली ओवर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 डेज। तो हीट वेव लाइक सिचुएशन कंट्री के अंदर आगे 5 दिनों में बताया जा रहा है कि नहीं देखी जाएगी। और वेरियस एप्स जो है उसका भी मेंशन इस आर्टिकल के अंदर किया गया था, जिसमें मेघदूत ऐप जो है, तो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस एंड एग्रीकल्चर ने एक लॉन्च करी मोबाइल एप्लीकेशन दैट विल प्रोवाइड लोकेशन एंड क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज, जो कि किसानों को लोकल लैंग्वेजेस में जो एडवाइजरीज है वो जारी करी जाएगी इस ऐप के द्वारा। तो एग्रोमेट सर्विस बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसे डेवलप किया गया एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से भी लोग यहाँ पर शामिल थे। मौसम भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो सीमलेस यूजर फ्रेंडली एक्सेस देती है वेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, mosam.imd.gov.in। तो वेदर फोरकास्ट के लिए है, ये भी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। दामिनी लाइटनिंग ऐप जो है इसे डेवलप किया गया आईआईटीएम पुणे के द्वारा, और ऐप जो है मॉनिटर करती है लाइटनिंग एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन स्पेसिफिकली फॉर ऑल इंडिया एंड अलर्ट इफ लाइटनिंग इज हैपनिंग नियर यू बाय जीपीएस नोटिफिकेशन देकर आपको जानकारी इसकी पहले से ही दे दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों यहां पर मैच कर रहे हैं, तो आंसर विल बी डी। तीनों ही आपके जो पेयर्स हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा वेरियस एप्लीकेशंस के नाम आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बात कर रहे हैं विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अंडर दिस द गवर्नमेंट पेज फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा पे करे जाते हैं, और वर्कर्स अंडर दिस शुड नॉट हैव अ मंथली वेज ऑफ 10,000 पर मंथ या इससे ज्यादा। तो इसमें उन्हीं लोगों को लिया गया जिसका मंथली वेज 10,000 या फिर इससे कम है। लेबर मिनिस्ट्री इज थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग ABRY, दैट इज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना डेडलाइन जो है इसको यहां पर इंक्रीज किया जाएगा ताकि फ्रेश हायरिंग को बूस्ट किया जा सके। क्यों फ्रेश हायरिंग को बूस्ट किया जा सके, क्योंकि सरकार ने यहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी ताकि एम्प्लॉयर्स को यहां पर हेल्प करी जा सके कि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, आप जानते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के द्वारा इक्वल पीएफ कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम कर देंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि इस चीज से डिस्करेज होते हुए कि पीएफ कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। कोरोना के टाइम में वैसे ही जो आपका प्रॉफिट है वो कम हो गया था, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो हो सकता है आप आगे हायरिंग ही ना करें। तो पीएफ कंट्रीब्यूशन को लेकर चिंता मत करिए, जो सरकार है पीएफ कंट्रीब्यूशन करेगी, आपको यहां पर पैसे
के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार ने कहा, लेबर मिनिस्ट्री ने कहा कि देखिए हमें जो हायरिंग है उसको बूस्ट करना है, और प्राइवेट सेक्टर हायरिंग तभी करेगा जब पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर हम हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे यस, पहली जो स्टेटमेंट आपकी है वो ठीक हो जाती है। अंडर दिस गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे करने वाली है। लेकिन ये जो स्कीम थी इसके अंदर जो एक क्राइटेरिया रखा गया था, अगर आपको याद हो, वो 15,000 का रखा गया था। एनी ईपीएफ मेंबर processing universal account number drawing monthly wage of less than rupees 15,000 who made exit from employment during COVID pandemic from March 1, 2020 to September 30, 2020। तो इस पीरियड मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 मंथ्स का जो टाइम था उसने यहां पर ज्वाइन नहीं किया, डिड नॉट ज्वाइन एनी एम्प्लॉयमेंट इन एनी ईपीएफ कवर्ड एस्टैब्लिश अंडर सितंबर 30, 2020, वो इसके बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल था। तो यहाँ पे 15,000 का क्राइटेरिया था, ना कि 10,000 का। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो रोजगार योजना का मेजर है ये सरकार के द्वारा लिया गया और इसके अंदर 22,810 करोड़ एलोकेशन भी किया गया फॉर द पीरियड ऑफ 2020 टू 2023। तो इसके अंदर क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर से एक जो बोझ हुआ करता था वो यहां से हटाया गया, और सरकार ने इसमें 12% जो पे करना होता है अंडर द स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेज 12% जो कि एम्प्लॉय के द्वारा पे किया जाता है। इवन जो आपका एम्प्लॉयर है उसका भी 12% यहाँ पे टेक ओवर किया। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉइज है और जो एम्प्लॉयर है दोनों को ही फायदा होगा। एम्प्लॉय की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और एम्प्लॉयर की हायरिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर जब बोझ नहीं रहेगा इस एक्स्ट्रा पैसे का, तो एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा यहां पर पैसा उसकी सैलरी के रूप में आएगा, और जो एम्प्लॉयर है उसको क्या फायदा होगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर कर पाएगा बिना किसी पीएफ के टेंशन के। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजनल ऑफिसेस ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के रीजनल ऑफिसेस कहां पर है? डब्ल्यूएचओ के ऊपर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। रीजन उसका यही है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि सीएचओ भी कहा जाता है, तो यहां पर उसको लेकर काफी ज्यादा न्यूज आ रही है। तो इस वजह से इसके रीजनल ऑफिस के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर अगर हम न्यूज की बात करें, रिगरसली इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं पब्लिक हेल्थ सोशल मेजर्स डब्ल्यूएचओ टू साउथ ईस्ट एशियन रीजन के बारे में बात करी गई है, और इंडिया के अंदर भी देखेंगे तो काफी सारे पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स जो है वो लेकर आए गए। द हिंदू के अंदर न्यूज थी। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डब्ल्यूएचओ विच इज बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर ये लोकेट करता है। स्पेशलाइज एजेंसी है, यूएन की 6 रीजनल ऑफिसेस जो है इसके लोकेट करते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसमें कहां पे होंगे, देखिए मेजर कॉन्टिनेंट्स को उठाइएगा। अफ्रीका के अंदर है इसका एक रीजनल ऑफिस, अमेरिका के अंदर है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, और यूरोप के अंदर है। इसके अलावा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर है, और वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर है, ठीक है। WHO वर्क्स वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट हेल्थ, कीप द वर्ल्ड सेफ एंड सर्व द वल्नरेबल्स, ठीक है। तो आवर गोल इज टू इंश्योर दैट अ बिलियन मोर पीपल हैव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू प्रोटेक्ट अ बिलियन मोर पीपल, ऐसा इसके गोल्स के अंदर बताया भी जाता है। तो आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट एशिया का इसमें था, बिल्कुल था साउथ ईस्ट एशिया। वेस्टर्न मेडिटेरेनियन था, नहीं, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन था, वेस्टर्न पैसिफिक था। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यूरोप इसमें था। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 3 यहां पर करेक्ट हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हुए। वैसे रीजनल ऑफिसेस यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 6 रीजनल ऑफिसेस अलग अलग कलर कोडेड किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्टेड अबाउट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पीसीए के बारे में 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इट इज बेस्ड इन हेग, नेदरलैंड। हेग नेदरलैंड के अंदर ये बेस्ड है। अगेन लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड इज द हेड ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। इसमें जो हेड है वो भी यहाँ पे बताया गया, नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं आपका टाइम यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, सोच समझ के आंसर करिएगा क्या हो सकता है। एयर इंडिया हैज टाइम टिल मिड जुलाई टू चैलेंज केन लॉसूट। केन हैड आल्सो प्रीवियसली वन, जो पीसीए के अंदर केन ने डिस्प्यूट डाला था जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज किया गया था, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट हार गया था, और यहाँ पे पीसीए जो था उसने हमारे अगेंस्ट में एक वर्डिक्ट जो थी वो सुनाई थी, ठीक है। अभी जो है एयर इंडिया के पास टाइम है मिड जुलाई तक केन के लॉ सूट के अगेंस्ट में वो यहाँ पर जो अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। केन had also previously won a dispute जो कि वोडाफोन के केस में किया गया था। ये क्या है? ये बेसिकली हेग बेस्ड आपका कोर्ट है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। द हिंदू के अंदर आर्टिकल था। पीसीए हेग नेदरलैंड बेस्ड है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल रहती है, इंटरनेशनल ब्यूरो रहता है। द कोर्ट इज नॉट परमानेंट इन नेचर, रादर इट इज अ कोर्ट सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग अ परमानेंट पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ईच मेंबर इज एलिजिबल इसके अंदर टू नॉमिनेट 4 पर्सन हु हैव competency in international law and who are of the highest moral reputation। ये भी ध्यान रखेगा। परमानेंट, और यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड। तो इट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड, इट इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड जो यहाँ पे इसको हेड करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा?
ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। ओके 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यू ऑब्जर्व इट टू बी द लॉन्गेस्ट डे। अब आपसे एक एक्सपीरियंस कह लीजिए या फिर एक सिचुएशनल क्वेश्चन कह लीजिए, वो पूछा गया। यू ऑब्जर्व इट टू बी द लॉन्गेस्ट डे व्हेन सनलाइट एट इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी, यू आर रिजाइडिंग इन वन ऑफ द ट्रॉपिकल नेशन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यू आर प्रोबेबली विटनेसिंग। आप क्या विटनेस कर रहे हो जब आप इसे सबसे बड़े दिन के तौर पर देखते हैं? सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है और आप इसे देख रहे हैं कहां से? आप एक ट्रॉपिकल नेशन के अंदर हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इसको देख रहे हैं। क्या हम विंटर सोलिस्टिस की बात कर रहे हैं, वर्नल की बात कर रहे हैं, इक्विनॉक्स की, स्प्रिंग इक्विनॉक्स की, या फिर नन ऑफ द अबव? यहाँ पर जल्दी से बताएं। अगर आप वैसे थोड़ा सा हम कॉमन सेंस को भी देखें, महीना कौन सा है उसके कंसर्निंग न्यूज होगी तो जून चल रहा है। जून में क्या होता है? क्या विंटर सोलिस्टिस होता है? नहीं। वर्नल इक्विनॉक्स होता है? नहीं। स्प्रिंग होता है? नहीं। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समर सोलिस्टिस अभी हमने 21 जून को जो है एक्सपीरियंस किया था, विच इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सन की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, हाईएस्ट आप मान सकते हैं। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ 2021 फॉर दोज लिविंग नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, क्योंकि साउथ ऑफ द इक्वेटर जाते हैं तो चीजें बिल्कुल उलट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जून 21 को माना जाता है। इन टेक्निकल टर्म्स दिस डे इज रेफर टू एज समर सोलिस्टिस, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ समर सीजन। ये अकर होता है व्हेन सन जो होता है डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और अब ये धीरे धीरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड था उसे इसने टच कर लिया। ड्यूरिंग दिस सोलिस्टिस द अर्थ एक्सिस अराउंड विच जो प्लैनेट स्पिन करता है वो अपना कंप्लीट करता है 1 टर्न ईच डे इज टिल्टेड इन अ वे दैट इज नॉर्थ पोल इज टिप टुवर्ड्स द सन एंड साउथ पोल इससे अवे होता है। ठीक है, अब यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी तो अभी एनसीईआरटी हमारी चली रही है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम कर रहे हैं अभी 200 डेज के क्रैश कोर्स के अंदर और मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर। तो वहां पर भी हमने जो बेसिक है क्लास 6 की एनसीईआरटी को उठाया, वहां से हमने शुरू किया पढ़ना और धीरे धीरे क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को हम कंप्लीट करेंगे, जहां पर समर सोलिस्टिस क्या होता है, वर्नल इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होते हैं, इसके पीछे की जो टेक्निकलिटीज है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। खैर, यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट होते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और रिवीजन के अंदर कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करने की। शुरुआत हमारी हुई थी डेल्फ्ट आइलैंड से, कहां पर लोकेट करता है जल्दी से बताएं? यस, इट इज लोकेटेड इन श्रीलंका और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल रीफ जो है वो बनाई जा रही है। श्रीलंका हमसे पैसा भी ले रहा है, आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे कभी तो 100 मिलियन की न्यूज आती है, कभी उससे ज्यादा की न्यूज आती है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट हम उसके लिए ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो कभी चाइना को यहाँ पर अपने यहाँ पर जो है रास्ता दिखाई दे रहा है उसको रास्ता दे रहा है, और दूसरी तरफ कई बार जो हमारे फिशरमैन होते हैं उनको काउंटर कर रहा है। तो श्रीलंका हर उस चीज को कर रहा है जैसे कि नेपाल पहले किया करता था, हेल्प लेने के बावजूद भी इंडिया को काउंटर करने की। तो ए यहां पर करेक्ट आंसर था। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि MS-60R को लेकर है। किसके द्वारा बनाया गया? इट्स अ मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि वेरियस एरियाज के अंदर इंडिया को हेल्प कर सकता है, चाहे वो सीकिंग 4242/A को रिप्लेस करना हो या फिर सबमरीन वॉरफेयर हो। तो यहाँ पे आंसर क्या था? बिल्कुल ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉकहीड मार्टिन एंड नॉट बाय बोइंग। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट्स को लेकर। तो यहाँ पर हमने ओनली परमानेंट कैन चेंज द ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये स्टेटमेंट देखा था। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि केरला से कर्नाटका में ये शिफ्ट करने की बात करी जा रही थी, क्योंकि जो लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी रॉन्ग रीजंस की वजह से पिछले दिनों में न्यूज में भी थी। इसके बाद डिस्कशन जो है हमने नेक्स्ट क्वेश्चन का करना है, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है UNHRC को लेकर है। अभी ह्यूमन राइट्स की बजाय ह्यूमन राइट्स का सहारा लेते हुए जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो आईटी जायंट्स हैं उनकी चीजों को आगे रखा जा रहा है। एशिया के अंदर क्या नंबर इसका सबसे ज्यादा है? तो यस, एशिया अफ्रीका का नंबर सबसे ज्यादा है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर लोकेट करता है बताएं? कहां पे डिस्कस किया था हमने इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा में किस किस चीज का हेडक्वार्टर और हेग में क्या क्या है वो आपको याद रखना जरूरी है। फिर हमने वेरियस हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया था, जल्दी से बताएं ब्लू हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? हमने देखा था फॉसिल फ्यूल, साथ ही साथ जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन था वो वाटर से, और ग्रे हाइड्रोजन कहां से आपका आ रहा था बताएं? यस, आपका गैस से, नेचुरल गैस से। तो ये चीजें जो आपके सोर्सेज है उसको ध्यान रखिएगा। वेरियस कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था वेरियस एप्स को लेकर। दामिनी ऐप किस चीज के लिए बताइएगा? मेघदूत तो किसानों की हेल्प करने के लिए, मौसम जो है वो मौसम को फोरकास्ट करेगी, और दामिनी लाइटिंग के लिए इसी तरीके के इंसिडेंट्स के बारे में बताएगी। जो आपकी रोजगार योजना है इसको एक्सटेंड करने की बात करी जा रही थी, जिसमें पीएफ का पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए किसके द्वारा दिया जा रहा था? केंद्र सरकार के द्वारा। और यहाँ पर अभी इसे एक्सटेंड करने की बात करी गई है, ताकि जो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसके अंदर बूस्ट हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। WHO के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो मैंने आपको बताए थे, जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कहां कहां पर लोकेट करते हैं। WHO काफी न्यूज में है,
तो क्वेश्चन उसके रीजनल ऑफिस को लेकर भी पूछे जा सकते हैं। देन हमने देखा था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को लेकर, पहले वोडाफोन के केस में हमारे केस में वर्डिक्ट आ चुकी है। अब केन का लॉ सूट चल रहा है, एयर इंडिया जो है इसके अंदर मिड जुलाई तक इसको चैलेंज कर सकता है। कहां पे बेस्ड है ये? हेग नेदरलैंड के अंदर, और इसमें जो हेड थे उनका नाम भी और उनकी डेजिग्नेशन जो थी वो मैंने आपको बताई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो डिस्कशन था वो आपका ज्योग्राफी बेसिक से था, एनसीईआरटी से, और ये न्यूज में था क्योंकि हमने अभी 21 जून को ही जो है सबसे बड़ा दिन जो है वो अभी यहाँ पर मनाया है, ऑब्जर्व किया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, खासतौर पे उसी चीज को लेकर क्वेश्चन था, एंड द करेक्ट आंसर वाज समर सोलिस्टिस। चलिए तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और 10 क्वेश्चन के बाद मैं आपसे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आप देने की कोशिश करिएगा। मैराथन सेशंस जरूर अटेम्प्ट करते रहिएगा। चलिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि विंटर सोलिस्टिस, क्योंकि अभी हमने समर सोलिस्टिस देखा था, डेट भी मैंने आपको बताया 21 जून, विंटर सोलिस्टिस हम कब ऑब्जर्व करते, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डेट बताइएगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका करेक्ट आंसर नितेश कुमार ने किया। नितेश आप मुझे बता दीजिएगा पीडीएफ आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। मेन्स का क्वेश्चन, इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको हिंदू एनालिसिस में मिल जाएगा, वहां पे जो आप आंसर्स करेंगे वो इन ग्रुप्स के अंदर आप अपने सबमिट करिएगा। इंटरव्यू का हमेशा रिकॉर्ड करके आंसर दीजिएगा, और मेंस का क्वेश्चन राइटिंग में दीजिएगा। दीज आर द सीरीज जिसके ऊपर आप समर 50 कोड को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज द सेकंड चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स भी लिख दीजिए, किस किसने कितना कितना स्कोर किया है, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में। प्लीज डू लाइक शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।